तो हेडिंग हमारी आज की क्या पड़ेगी? केमिकल इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया था, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देखना है। पहली जो इसमें फिफ्थ हेडिंग पड़ेगी हमारी वो रहेगी ओरिजिन ऑफ कोएसरवेट्स, कोलाइड्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत लिखें इसमें इस स्टेज में न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन, इस स्टेज में न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन आपस में मिलकर, किसने? न्यूक्लिक एसिड जो बन चुके थे हमारे पास में, राइट, व प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन, अमीनो एसिड भी तो बन गए थे। अमीनो एसिड से क्या बन गया था? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में प्रोटीन बन गए थे। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये आपस में मिलकर के क्या बना दिए? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बना दिए? न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिए। तो क्या लिखा इस स्टेज में न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन आपस में मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ होगा, आपस में मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ होगा, जिसमें कुछ न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल, जिसमें कुछ न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल अपने चारों ओर, यानी कि जो कुछ न्यूक्लिक एसिड इस तरीके से बन गए होंगे, मान लो ये बन गए, तो ये अपने चारों ओर कुछ डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर बनाए होंगे। ठीक है, एक लेयर हम ये कह सकते हैं फॉर्म किए होंगे, एक्चुअल वो लेयर नहीं थी। तो क्या लिखा? मॉलिक्यूल अपने चारों ओर प्रोटीन का खोल चढ़ा लेते हैं। किसका खोल चढ़ा लेते हैं? कवरिंग बना लेते हैं अपने चारों तरफ, जो प्रोटीन की कवरिंग कहलाती थी। ठीक है, प्रोटीन का खोल बना लेते हैं या कवरिंग बना लेते हैं, जिसके कारण यह वायरस पार्टिकल मॉलिक्यूल के द्वारा या के जैसा, जिसके कारण यह वायरस पार्टिकल मॉलिक्यूल के जैसा स्ट्रक्चर में चेंज हो गया होगा। वायरस नहीं था, लेकिन वायरस के जैसे स्ट्रक्चर इन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो वायरस तो एक पार्टिकल है, वो एक अलग फॉर्म रहा होगा बनने का, लेकिन ये पार्टिकल्स के फॉर्म में सबसे पहले क्या बने होंगे? स्ट्रक्चर्स बने होंगे। ठीक है, नई लाइन से लिखे हैं, ओसेन में यानी महासागरों में, ओसेन में वाटर हॉट होने के कारण, वाटर हॉट होने के कारण अनेकों प्रकार के, वाटर हॉट होने के कारण अनेकों प्रकार के कंपाउंड्स आपस में, वाटर हॉट होने के कारण अनेकों प्रकार के कंपाउंड्स आपस में मिलकर इनसॉल्यूबल, आपस में मिलकर इनसॉल्यूबल मतलब अघुलनशील अवस्था, आपस में मिलकर इनसॉल्यूबल ड्रॉप्स के फॉर्म में, इनसॉल्यूबल ड्रॉप्स के फॉर्म में चेंज हो गए होंगे, ड्रॉप्स के फॉर्म में चेंज हो गए होंगे, जिन्हें कोलाइड पार्टिकल, जिन्हें कोलाइड्स पार्टिकल कहा जाता है, जिन्हें कोलाइड्स पार्टिकल कहा जाता है। आगे लिख लें, बहुत सारे कोलाइड पार्टिकल, बहुत सारे कोलाइड पार्टिकल आपस में मिलने के कारण, बहुत सारे कोलाइड पार्टिकल के आपस में मिलने के कारण कोएसरवेट्स का फॉर्मेशन हुआ। दैट मीन्स यहां पर जो कोलाइड पार्टिकल बने, कोलाइड पार्टिकल क्या थे? न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन के कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन बने,
इन न्यूक्लियोप्रोटीन्स ने क्या किया, अपने चारों तरफ एक प्रोटीन का कवरिंग की एक बनाया, ठीक है, प्रोटीन का कवरिंग डेवलप किया, जिसके कारण ये जो कंपाउंड्स थे ये इनसॉल्युबल फॉर्म में आ गए और ये क्या कहलाने लगे, कोलाइड्स कहलाने लगे। अब जितने भी कोलाइड बने, बहुत सारे कोलाइड, मतलब बहुत सारा, सागर में ही सब कुछ बना ना, वाटर में, तो वाटर में कोलाइड्स बन गए। अब ये कोलाइड्स ने क्या किया, ये जो कोलाइड पार्टिकल थे ये सभी आपस में मिलने लगे होंगे धीरे धीरे, तो आपस में मिलने के कारण क्या हुआ, एक और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, क्वासरवेट्स कह दिया, ठीक है। तो क्या लिखा, बहुत सारे कोलाइड्स आपस में मिलकर क्वासरवेट्स का फॉर्मेशन किए होंगे, जो कि बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में, जो कि बड़ी बड़ी बूंदों के ड्रॉप्स के रूप में, ड्रॉप्स के फॉर्म में चेंज हो गए होंगे, ड्रॉप्स के फॉर्म में चेंज हो गए होंगे, जिन्होंने अपनी सरफेस से, जिन्होंने अपनी सरफेस से वाटर का एब्जॉर्प्शन करके, जिन्होंने अपनी सरफेस से वाटर का एब्जॉर्प्शन करके, यानी कि इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन करके, वाटर का एब्जॉर्प्शन करके मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया होगा। यानी कि यहां पर पहले कवरिंग बना था, ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बना था बट मेम्ब्रेन था नहीं। तो मेम्ब्रेन बनने के लिए क्या हुआ, और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आई, दैट मीन्स यहां पर कोलाइड्स आपस में मिले और इन पार्टिकल्स ने क्वासरवेट्स बना, और इन क्वासरवेट्स ने क्या किया, अपने चारों तरफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लिया, कैसे, वाटर का एब्जॉर्प्शन करके, ठीक है। तो क्या किया, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया होगा। नई लाइन से लिखें, इन क्वासरवेट्स में, इन क्वासरवेट्स में मल्टीप्लिकेशन करने की क्षमता पाई जाती है, इन क्वासरवेट्स में मल्टीप्लिकेशन करने की क्षमता पाई जाती है, दैट मीन्स द्विगुणन, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वासरवेट्स, एक क्वासरवेट से कई क्वासरवेट्स यहां पर बन रहे थे, तो इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन करने की क्षमता पाई जाती है, जिससे एक क्वासरवेट से, जिससे एक क्वासरवेट से मैनी क्वासरवेट्स, मैनी क्वासरवेट्स यानी बहुत सारे क्वासरवेट्स का निर्माण हुआ होगा, का निर्माण, दैट मीन्स फॉर्मेशन हुआ होगा। नई लाइन से लिखें, वास्तव में न्यूक्लिक एसिड बनने की क्रिया, वास्तव में न्यूक्लिक एसिड बनने की क्रिया समुद्र में एक महत्वपूर्ण घटना, वास्तव में न्यूक्लिक एसिड बनने की क्रिया समुद्र में एक महत्वपूर्ण घटना रही होगी, क्योंकि इन पदार्थों में, क्योंकि इन पदार्थों में अपने जैसी संरचना को, क्योंकि इन पदार्थों में अपने जैसी संरचना को बनाने का एक विशेष लक्षण पाया जाता है, अपने जैसी संरचना को बनाने का एक विशेष लक्षण पाया जाता है, ठीक है। आगे लिख लें, अतः लक्षण पाया जाता है, अतः रिप्रोडक्शन की क्रिया संभव हुई होगी, अतः रिप्रोडक्शन की क्रिया संभव हुई होगी, यानी कि यहीं से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस संभव हुआ होगा, इस बात को यह समझाया गया इस थ्योरी के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही यहां पर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, कोलाइड्स, क्वासरवेट्स ये सब बन गए होंगे, तो उसके बाद में क्या हुआ होगा, उसके बाद में प्रोटोसेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। किसका फॉर्मेशन हुआ होगा,
प्रोटोसेल्स बनी होंगी, दैट मीन्स जिनको हम कोबायोंट के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ कोएसरवेट्स या कोएसरवेट्स बन चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसेल जिनको प्रोकैरियोट्स के नाम से भी जानते हैं, आगे चल करके प्रोकैरियोट्स बनाती हैं, तो प्रोटोसेल या कोबायोंट। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसेल या कोबायोंट के नाम से, राइट। तो इसमें लिखे हैं ओपेरियन के अनुसार, यानी कि जो ओपेरियन और हेल्डन थे उनके अकॉर्डिंग, ओपेरियन के अनुसार कोएसरवेट्स के द्वारा, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं लिखने में, ओपेरियन के अनुसार कोएसरवेट्स के द्वारा न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन हो चुका था, यानी कि कोएसरवेट्स में ही न्यूक्लियोप्रोटीन्स बन चुके थे, हम ये कह सकते हैं, राइट। न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन हो चुका था, जिसके बाद प्रिमिटिव सेल, दैट मीन्स आद्य प्रकार की जो कोशिकाएं थी वो बनी होंगी, ठीक है। जिसके बाद प्रिमिटिव सेल का ओरिजिन हुआ होगा, प्रिमिटिव सेल का ओरिजिन हुआ होगा, जो कि अर्थ के बनने के बाद, जो कि अर्थ के बनने के बाद 3.5 बिलियन ईयर एगो, जो अर्थ के बनने के बाद 3.5 बिलियन ईयर एगो मानी जाती है या हुई होगी, ऐसे लिख लीजिए, 3.5 बिलियन ईयर एगो हुई होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये प्रोटोसेल वगैरह जो बनी होगी, यानी कि कोएसरवेट्स बन चुके थे, कोलाइड्स बन चुके थे और न्यूक्लियोप्रोटीन्स बन चुके थे, इन सब के बनने के बाद में आद्य प्रकार की कोशिका बनी होगी, एक सेल बनी होगी जो प्रोटोसेल कहला रही थी। और जब ये सेल बनी होगी तो उसका आकलन ये किया जाता है कि इस पृथ्वी पर लाइफ जब पनपा होगा तो 3.5 बिलियन ईयर एगो हुआ होगा, ठीक है। तो ये बात कही गई यहाँ पर, लाइन से लिख लें। ऐसा माना जाता है कि प्रिमिटिव सेल रसायन संश्लेषी, दैट मीन्स कीमो हेट्रोट्रॉफिक, रसायन परपोषी लिखिएगा, रसायन परपोषी, दैट मीन्स कीमो हेट्रोट्रॉफिक रही होंगी, CHEMOHETERO कीमो हेट्रोट्रॉफिक रही होंगी, जो अपने आसपास पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ है ना, जो अपने आसपास पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल, दैट मीन्स कार्बनिक पदार्थ को फूड के रूप में प्राप्त करके एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं या एनर्जी प्रोड्यूस करती होंगी, तो डेफिनेटली जब ऑक्सीजन रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं बना था, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि जो सेल बनी होंगी ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किसका सहायता लेती होंगी, जो कार्बनिक पदार्थ है उनको, ठीक है। तो उनको अपनी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ये क्या करती होंगी, उनको मेटाबोलाइज करती होंगी, उनका ये क्या करती होंगी, हम ये कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने के दौरान जो यहाँ पर क्रियाएं होती होंगी, जिससे ये क्या कर रही हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करती होंगी, जिससे ये क्या कर रही हैं कि एनर्जी का निर्माण कर ली है, ठीक है, एनर्जी ऑब्टेन कर ली है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल से एनर्जी प्राप्त कर रही थी, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन रिवोल्यूशन अभी नहीं हुआ, क्योंकि सारा का सारा ऑक्सीजन जो था वो हाइड्रोजन से मिलकर के वाटर बना दिया था। और ये भी खास बात है कि जब ऑक्सीजन नहीं था तो क्या ओजोन लेयर बना हुआ होगा इस पृथ्वी के, अर्थ के जो अपर रीजन में, हम कह सकते हैं ऊपर की तरफ अगर हम लोग जाएं तो ओजोन का एक लेयर पाया जा रहा है ना,
O3 जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर के ओजोन बना दिए। तो जब ऑक्सीजन नहीं रहा होगा तो ओजोन भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन हुआ वैसे ही ओजोन भी बन गया। ओजोन बन गया तो क्या हुआ, इस अर्थ पर लाइफ और भी अच्छे सुटेबल तरीके से चलने लगी होगी, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिलने लगा। किससे? सनलाइट से। चलिए, किसको मिलने लगा? अर्थ को मिलने लगा ना। तो लिखें इसमें, जो अपने आसपास पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल को फूड के रूप में प्राप्त करते थे तथा इनसे एनर्जी उत्पन्न करती होंगी। नई लाइन से लिख लें, प्रोटोसेल के बाद प्रोकैरियोट्स का, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या बने होंगे? प्रोटोसेल बने होंगे। इन्हीं में क्या बन गया? प्रोकैरियोट बन गए। प्रोटोसेल के बाद प्रोकैरियोट्स का निर्माण हुआ होगा, दैट मीन्स फॉर्मेशन हुआ होगा, जो कि आज के समय में, यानी कि अगर हम लोग वर्तमान समय की बात करें, आज के समय में, जो कि आज के समय में यह प्रोकैरियोट ऑटोट्रॉफिक व हेट्रोट्रॉफिक। तो इससे भी सिद्ध होता है कि हाँ, हेट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है इन प्रोकैरियोट्स में। तो हेट्रोट्रॉफिक टाइप के पहले क्या बने होंगे? हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियाज बने होंगे, राइट, या प्रिमिटिव सेल्स बनी होंगी। फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर चेंजेस करके ऑटोट्रॉफिक, अपने आप न्यूट्रिशन बनाने लगे होंगे। जब अपने आप न्यूट्रिशन बनने लगा होगा तभी ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ। ठीक, तो क्या लिखा? ऑटोट्रॉफिक व हेट्रोट्रॉफिक आज के समय में या प्रोकैरियोट्स ऑटोट्रॉफिक व हेट्रोट्रॉफिक के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ऑटोट्रॉफिक व हेट्रोट्रॉफिक के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यार, ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब होता है स्वयं भोजन का निर्माण करना, अपने आप भोजन को ये प्राप्त करते हैं, बनाते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक कहने का मतलब होता है ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या मान लो हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करें। ठीक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब वो एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई खा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बैक्टीरिया को देखें तो उसके लिए एक वायरस बन गया जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। वो बैक्टीरिया को ही क्या कर देता है? चट कर देता है, मतलब अपनी जनरेशन को बनाने के लिए। चलिए, तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया? प्रोटोसेल बन गया। जैसे ही प्रोटोसेल बना उसके बाद में ऑरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड ऑक्सीजन रिवोल्यूशन शुरू हुआ। तो जब यूकैरियोट्स आए, प्रोकैरियोट्स के बाद में कौन बने? यूकैरियोट, क्योंकि प्रोकैरियोट वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि इनके अंदर चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन तो है, उसके साथ साथ इसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जा रहा है, और इनमें जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर पाया जाता होगा, या डीएनए पाया जाता होगा, दैट मींस न्यूक्लियोप्रोटीन था, लेकिन ये न्यूक्लियोप्रोटीन के चारों ओर न्यूक्लियस नहीं था, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट कहते हैं, है ना। अब खास बात क्या है कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें नहीं पाई जा रही है, ठीक है, इसके साथ साथ इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी नहीं पाया जाए, दैट मींस जिन ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। और कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं अधिकतर उनमें सब में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। और अधिकतर इनमें भी सेल मेम्ब्रेन में भी दो तरीके के सेल मेम्ब्रेन पाए, हम ये कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है वो दो तरीके की पाई जा सकती है ऑर्गेनल्स के चारों तरफ, या तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि दो झिल्ली पाई जा सकती है या एक झिल्ली पाई जा सकती है। तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है ही नहीं, हम ये कह सकते हैं। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं वो भी यहां पर नहीं पाए जा रहे थे, इसीलिए तो ये भैया क्या थे? इसीलिए तो ये यार प्रोकैरियोट कहे जा रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जा रहे हैं। अब इनमें पाया क्या जा रहा है? तो इनमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता था, ठीक है, एज वेल एज इनमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते थे, ठीक है, इनमें कुछ एंजाइम पाए जाते थे, ऐसा नहीं कि इनमें एंजाइम नहीं था, एंजाइम थे। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते होंगे जिनका नाम था राइबोसोम। क्या नाम था? राइबोसोम। ये राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन कराते थे, ठीक है। तो इस सेल के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन होता। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता और राइबोसोम तो एक सेल ऑर्गेनल है।
हाँ है, लेकिन वो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इस बात को याद रखना। तो यहां पर ये बात हमको समझ में आई कि प्रोकैरियोट्स ऐसे थे। अब यूकैरियोट्स जो होंगे वो कैसे होंगे? सर ये जो नहीं पाया जा रहा है ये पाया जाएगा? हाँ, सबके आगे टिक लगा दो, सही का कि हाँ पाया जाएगा भैया। अगर पाया जाएगा तो कैसी हो जाएगी? यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है प्रोकैरियोट्स के बनने के बाद कई हजारों वर्षों के बाद में क्या हुआ होगा? यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब जब यूकैरियोट का फॉर्मेशन हुआ होगा तभी क्या हुआ होगा? ऑक्सीजन भी बना होगा। तो ऑक्सीजन कैसे बना वो भी हम लोग अभी इसी में देखेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए हमारी ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी? नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोट्स के बाद में क्या बने? यूकैरियोट्स बने। ये सब ओरिजिन ने ही बताया है भैया अपने हाइपोथेसिस में। लिखें इसमें, इस स्टेप में लगभग यानी कि ये जो चरण रहा होगा ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स का, इसके बारे में बताया जा रहा है। इस स्टेप में लगभग 1.5 बिलियन ईयर एगो 1.5 बिलियन ईयर एगो वर्ष पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बाद, यानी प्रोकैरियोटिक सेल जब बने थे तो उनके बाद 1.5 बिलियन ईयर एगो तक, ठीक है, बिलियन ईयर एगो प्रोकैरियोट्स के बाद या प्रोकैरियोटिक सेल के बाद यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, जिसमें ओपेरिन व हेल्डन ने या ओपेरिन व हेल्डन के कर दीजिए, ओपेरिन व हेल्डन के अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक सेल की ओरिजिन प्रोकैरियोटिक सेल से हुई होगी या हुई है। तो यूकैरियोट्स जो बने वो यूकैरियोट प्रोकैरियोट से ही मिलकर के बने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक बात बताइए, ऐसे तो ये हमारे पूर्वज भी कहला सकते हैं, कौन? हमारे एंसेस्टर माने जा सकते हैं ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट। हाँ तो माने जा सकते हैं यार। तो ये कहा गया ही आगे, इसी थ्योरी में ये बोला गया आगे कि जितनी भी आज के समय में जीव जातियां पाई जा रही, जो एविडेंसेस हमको मिले हैं, जब मैं आपको जैव विकास पढ़ाऊंगा, मतलब जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, तो उसमें स्पेशली आपको समझना है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद में एविडेंसेस प्रमाण मिले और प्रमाण के साथ साथ जो इवोल्यूशन का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, मतलब चारों तरफ जो इवोल्यूशन फैला है उसमें आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी स्पीसीज की किसी दूसरे स्पीसीज से या जो हमारे एंसेस्टर हैं उनसे कहीं ना कहीं पर करेक्टिव लिंक रहा है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे हम लोग। तो क्या लिखा ओपेरिन व हेल्डन ने, इन्होंने बताया कि ओरिजिन जो हुआ है वो यूकैरियोट का प्रोकैरियोट से हुआ होगा। ठीक है, या हुआ है। ध्यान से लिख ले, इस स्टेप में, इस चरण में सबसे पहले कीमोसिंथेटिक, इस चरण में सबसे पहले कीमोसिंथेटिक। अब यहां पर बात ये आ रही है कीमोसिंथेटिक, समझिए केमिकल को ये क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं और केमिकल से केमिकल बना रहे हैं। कैसे? जो कीमोसिंथेटिक यहां पर टर्म लिया गया है, दैट मीन्स ये कीमोसिंथेसिस कर रहे हैं, संश्लेषण। सिंथेटिक या सिंथेसिस लिखे तो ज्यादा बेहतर है। कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस कहने का, सिंथेसिस कहने का मतलब तो बनाना, कीमो मतलब केमिकल, यानी केमिकल से ये कुछ बनाते हैं, अपने एनर्जी को बनाते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो केमिकल से एनर्जी बनना है, लेकिन केमिकल से बनना है ना, तो केमिकल से एनर्जी बनेगा तो ऑक्सीजन अभी भी नहीं आया है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हम लोगों ने प्रोटोसेल में देखा, तो प्रोटोसेल में हमने आपको क्या बताया कि वो कीमो हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि वो कार्बनिक पदार्थों के ऊपर डिपेंड है,
बना नहीं रहे हैं, ये बनाना शुरू कर दिए। समझ में आ रहा है? नहीं समझे यार? मैंने कहा कि जो कोबायोन्ट्स थे या जो प्रोटोसेल या प्रिमिटिव सेल्स थी, ये क्या कर रही थी, ये मतलब प्रोटोसेल्स मैंने बोला है ना कि प्रोकैरियोट। प्रोटोसेल्स जो थे वो कीमो हेट्रोट्रॉप से, कीमो हेट्रोट्रॉप कहने का मतलब होता है कि कार्बनिक पदार्थों के ऊपर डिपेंड रहना, उनसे अपने भोजन को प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करना, बनाना नहीं, ये बना रहे हैं। लेकिन किसको बना रहे हैं? सिंथेसिस कर रहे हैं। सिंथेसाइज्ड मतलब क्या होता है? बनाना। हेट्रोट्रॉफ्स कहने का मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। पहले सिंथेसिस नहीं हो रहा होगा एटमॉस्फेयर में, अब होने लगा। कब? जब यूकैरियोट सेल बने। तो यूकैरियोट सेल में भी जब यूकैरियोट्स बने होंगे तो सबसे पहले क्या बना होगा? कीमोसिंथेसिस बना होगा। दैट मींस केमिकल का सिंथेसाइज्ड शुरू हुआ होगा। राइट? तो क्या लिखा? रसायन संश्लेषण या रसायन संश्लेषी कीमोसिंथेसिस करने वाली कोशिकाओं का निर्माण हुआ होगा। कीमोसिंथेसिस करने वाली सेल्स का निर्माण हुआ होगा। अरे यार, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, जानते हो ना? बैक्टीरिया ऐसे थे जो कीमोसिंथेसिस थे। अच्छा, कुछ ऐसे यूकैरियोट्स भी हैं जो कीमोसिंथेसिस करते थे, लेकिन हमको पता है इवोल्यूशन में धीरे धीरे क्या होता है, हमको उनके फॉसिल्स मिले हैं, यानी कि वो एक्सटिंक्ट कर गए हैं। तो ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर गई होंगी जो कीमोसिंथेसिस यूकैरियोट करते थे। राइट? तो कीमोसिंथेसिस कोशिकाओं का निर्माण हुआ होगा जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट, तथा सेल, क्लोरोफिल इनमें नहीं पाया जाता था पहले, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होगा। क्लोरोफिल एब्सेंट तथा सेल। अब जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो आपको पता है सेल एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कराएगी, यानी कि अपने अंदर, समझो यार, क्लोरोफिल नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसा होगा? एनाएरोबिक। एरोबिक नहीं होगा। एरोबिक कहने का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज हो या ऑक्सीजन बने। राइट? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कीमोसिंथेसिस हो रहा है। कीमोसिंथेसिस में मान लो कि यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड था इसको तोड़ा जा रहा था या इसको जोड़ा जा रहा था हाइड्रोजन सल्फाइड से। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड से जोड़ा जा रहा था, तो क्या बन गया? C6H12O6। ठीक है, बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा। प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा, एज वेल एज यहां पर सल्फर जो था वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा था। समझ रहे हैं? तो मैंने बताया कीमोसिंथेसिस कोशिकाओं का निर्माण हुआ होगा जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट तथा सेल यानी कोशिका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन इसको हिंदी में कहते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को, ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को ऑब्टेन करती होगी। तो यहां पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन यहां पर जुड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसे पदार्थ रहे होंगे जो C6H12O6 के साथ साथ यहां पर वाटर ना रिलीज करके सल्फ्यूरिक एसिड निकाल ले होंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड कुछ और सब्सटेंस बना रहे होंगे, एटम बना रहे होंगे, तो मॉलिक्यूल्स बना रहे होंगे सारी। तो ये हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ यहाँ पर बन रहा होगा। ये पहले की बात है, आप लोग जब रेस्पिरेशन पढ़े होंगे तो वहां पर समझा होगा। खैर, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिक मटेरियल द्वारा क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को प्राप्त करके, एनर्जी का फॉर्मेशन कराते हैं, नाइलेंस लिख लीजिए। इसके बाद यानी कि जब कीमोसिंथेसिस कोशिकाएं बन गई होंगी, उसके बाद में क्या हुआ? लेकिन इसके बाद ट्रू टाइप की कोशिकाएं, यानी कि सत्य प्रकार की, हालांकि सत्य प्रकार की तो यूकैरियोट्स सही हैं, लेकिन सत्य प्रकार की कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा था। ठीक है, इसके बाद ट्रू टाइप की कोशिकाओं का निर्माण हुआ जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, इसीलिए इसको ट्रू टाइप कहा गया। बेसिकली ये भी ट्रू टाइप कोशिका ही है। ठीक है, ट्रू टाइप की सेल्स का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ, जिसमें
क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल क्या था बेटा, प्रेजेंट था, क्लोरोफिल प्रेजेंट था, तथा ऐसी कोशिका को फोटोसिंथेटिक कोशिका या फोटोसिंथेटिक सेल, जो प्रकाश के उपस्थिति में क्या कर रहा है, अपने भोजन को ऑब्टेन कर रहा है, फोटोसिंथेटिक सेल, फोटोसिंथेटिक कोशिका या फोटोसिंथेटिक सेल कहा जाता है या कहा गया, यह कोशिका, ये भी खास बात है, लिखें, यह कोशिका फर्स्ट लिविंग, पहली जीवित फर्स्ट लिविंग कोशिका मानी गई, सेल मानी गई। यानी कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, या हम ये कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया भी बने, बैक्टीरिया से ही, मतलब बैक्टीरिया की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, राइट। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से यूकैरियोट जो फोटोसिंथेटिक टाइप के बने, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, ठीक है, यूग्लिना की हम लोग बात कर लेते हैं, यूग्लिना हो गए, या ट्रू टाइप में अगर आप ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी ट्रू टाइप का ही एक सेल है, राइट। या हम कह सकते हैं कि वो एल्गी का शैवाल है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेटिक सेल्स का क्या हुआ होगा, निर्माण हुआ होगा, और जो फोटोसिंथेटिक सेल जो अपने आप फूड बना रही थी, इसीलिए इनको कहा गया फर्स्ट लिविंग सेल, यानी कि अपने आप भोजन बनाना शुरू किया, इसीलिए क्या हो गया, लिविंग हो गया। सर हम लोग भी तो अपना तो बनाते हैं ना, किचन में बनाते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन है जीवित। तो क्या लिखा, फर्स्ट लिविंग सेल कहा गया। आगे लिखें, तथा इन सेल के फॉर्मेशन के बाद, तथा इन सेल के, इन कोशिकाओं के निर्माण के बाद बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब कोशिकाएं बनी इसके बाद में बैक्टीरियल क्लोरोफिल मिला, बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया गया, बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया गया, जो कि बैक्टीरिया के अंदर, अब बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोसेस शुरू हुआ होगा, जो कि बैक्टीरिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन सल्फाइड को, कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन सल्फाइड को बैक्टीरियल क्लोरोफिल की उपस्थिति में, बैक्टीरियल क्लोरोफिल की उपस्थिति में, बैक्टीरियल क्लोरोफिल तथा सनलाइट की उपस्थिति में भोजन तथा जल का निर्माण कराता है, भोजन तथा जल का निर्माण हुआ होगा या कराता है, तथा इसके साथ साथ सल्फर वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो ये इसलिए रखा गया है क्योंकि इस टाइप के बैक्टीरिया हमारे एटमॉस्फेयर में अभी भी हैं, जो कीमोसिंथेटिक टाइप का हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन कराते हैं, राइट। तो खास बात यहां पर यही है कि इनमें हाइड्रोजन सल्फाइड सबसे पहले क्या हुआ होगा, एटमॉस्फेयर में मुक्त हुआ होगा, उसके बाद में कुछ ऐसी सेल्स बनी होंगी अब जो क्या करेंगी, वाटर के द्वारा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अब हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पर क्या होगा, जल होगा, वाटर होगा, और फिर वही जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल है ये हट करके क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, दैट मींस ब्लू ग्रीन एल्गी बनेंगे। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने लगा कुछ कोशिकाओं में जो ट्रू टाइप की थी, और ट्रू टाइप का हम कह सकते हैं क्लोरोफिल पाया जाने लगा, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये वही ग्लूकोज बनाता है, जल निकालता है, और लेकिन सल्फर की जगह पर ऑक्सीजन को क्या किया होगा, निकाला होगा। तो ऑक्सीजन सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा
इस एटमॉस्फेयर में बना होगा या रिलीज हुआ होगा, जिस कारण ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो लिखें इसी में सल्फर वातावरण में मुक्त हो जाती है। पहले ऐसे लिखें, बैक्टीरियोक्लोरोफिल के बाद, देख लो लास्ट स्टेटमेंट है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल के बाद 7 प्रकार के क्लोरोफिल, दैट मीन्स ट्रू टाइप के क्लोरोफिल का निर्माण हुआ, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, ट्रू टाइप का निर्माण हुआ जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी बने होंगे। इन कोशिकाओं के द्वारा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी बने, इन कोशिकाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल को, इन कोशिकाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल को ट्रू क्लोरोफिल तथा सनलाइट की प्रेजेंट में, ट्रू क्लोरोफिल व सनलाइट की प्रेजेंट में फूड यानी भोजन, कॉमा जल का निर्माण हुआ। भोजन इन्होंने प्राप्त कर लिया, C6H12O6 बना लिए, जल भी मुक्त हुआ, लेकिन इसके साथ साथ देखिए क्या हुआ, निर्माण हुआ तथा इसके साथ साथ वातावरण में अब सल्फर की जगह क्या रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन, तथा इसके साथ साथ वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त हुई, ऑक्सीजन मुक्त हुई, जिससे एनारोबिक एटमॉस्फेयर, एरोबिक एटमॉस्फेयर में बदल गया, एरोबिक एटमॉस्फेयर में बदल गया होगा तथा इस घटना को, यानी कि जो घटना हुई होगी, घटना ही है, एक प्रकार का इवोल्यूशन क्या है, घटना है, तथा इस घटना को ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन कहा गया। इस घटना को क्या नाम दिया गया बेटा, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन कहा गया। तो इस तरीके से ये हमारा जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन था ये कंप्लीट होता है। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो चुका है, अब धीरे धीरे बहुत सारी प्रजातियां बनी, उन प्रजातियों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में वो गए, धीरे धीरे बहुत सारे जीव बने। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, मान लेते हैं। अब बात यहां पर आती है कि जो जीव हैं ये कैसे, ये हाउ इज दिस पॉसिबल, क्या पॉसिबिलिटीज है कि जो ओपेरिन और हेल्डेन ने जो अपनी थ्योरी दी वो सत्य साबित हो रही है। तो इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बता दिया किस तरीके से हुआ होगा। अब इस पे अधिकतर बिलीव तब हो रहा है जब हमको उनके क्या मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है, एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं कि कोई स्पीसीज जो बहुत आज पॉपुलर है, लाइक ह्यूमन स्पीसीज ही मान लेते हैं, तो ह्यूमन स्पीसीज को अगर आप लोग देखेंगे, यानी अपने आप को देखेंगे, तो आज के दौर में हम लोग कुछ अलग प्रकार के हैं, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर रहे होंगे, हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, वो कैसे हैं, कैसे थे, ठीक है क्या, वो तो नहीं रहे, मतलब कैसे थे कि हम बात करेंगे, कैसे रहे होंगे, कैसे जीवन को व्यतीत करते होंगे, वो एटमॉस्फेयर का क्या टाइम रहा होगा, है ना। उसके लिए ह्यूमन इवोल्यूशन को हम लोग अलग से पढ़ते हैं। तो ह्यूमन इवोल्यूशन जब आप अलग से पढ़ते हैं तो उसमें ह्यूमंस के मतलब मनुष्यों की अगर हम लोग देखें तो उनके कई पूर्वज ऐसे मिले हैं जो धीरे धीरे आज होमो सेपियंस के आसपास पहुंचे। तो बहुत सारे ऐसे हमको उनके फॉसिल्स मिले, ऐसा नहीं है, अपने जो पूर्वज हैं उनके हमें क्या मिले, फॉसिल्स मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, जिनको रिलेट किया गया कि हाँ हो सकता है कि हमारे पूर्वज, मतलब मिलता जुलता ही सब कुछ है हमारे उनसे। ठीक है, तो ऐप जो है, कपी जो है, उनको हम लोगों का क्या माना जाता है,
एंसेस्टर माना जाता है, कभी कभी बंदर भी कहते हैं। तो मंकी एक अलग प्रजाति है, लेकिन हम रिलेट कर सकते हैं कि हम मंकी से ही थोड़े से डेवलप हैं। कौन? थोड़े नहीं, हाई डेवलप है। कौन? ऐप, कपी। और उनसे ज्यादा डेवलप हो गए कौन? ह्यूमंस, लाइक हम लोग। ठीक है, तो ये कहानी ये जो है ये बात की है फिलहाल। ह्यूमन इवोल्यूशन इसमें होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। खैर इसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास कैसे हुआ।